चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग समुदायवादी यानी कम्युनिटेरियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें माइकल वाल्जर का हम लोग न्याय का बहुलतावादी सिद्धांत देखें। तो हम लोग न्याय का समुदायवादी या बहुलतावादी सिद्धांत यानी कम्युनिटेरियन या प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। समुदायवादी विचारक माइकल वाल्जर की प्रसिद्ध पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी। ये 1983 में आती है। वाल्जर के अनुसार न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है। वाल्जर क्या कहता है कि न्याय को अमूर्त व सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है या आप 3 जो नियम हैं उनको आप लेक्सिकल ऑर्डर में लिख दो, उससे आपका काम चल जाएगा, नहीं। इसके लिए कोई सार्वभौमिक या यूनिवर्सल प्रिंसिपल आप बना ही नहीं सकते हो। हर व्यक्ति के लिए न्याय अलग हो सकता है। तो इसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे जाइए, आप कम्युनिटी लेवल पे जाइए, आप ग्लोबल लेवल पे मत जाइए या एक सार्वभौमिक प्रिंसिपल मत दीजिए। आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके चीज़ों को अध्ययन कीजिए और फिर एक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए। तो वाल्जर का न्याय सिद्धांत भी जॉन रॉल्स और नाजी की तरह संसाधन वितरण की समस्या पर केंद्रित है। यानी आप रिसोर्सेज को किस प्रकार से वितरित करेंगे उसी समस्या पर ये भी केंद्रित है। लेकिन सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए अलग-अलग नियम बनाने होंगे। जबकि जॉन रॉल्स सभी क्षेत्रों पर न्याय का एक ही नियम बनाता है। तो उसका कहना था माइकल वाल्जर का कि जो सामाजिक न्याय है उसके नियम अलग होने चाहिए, राजनीतिक न्याय है उसके लिए अलग नियम होने चाहिए और आर्थिक न्याय है उसके लिए अलग-अलग जो नियम है वो बनाने पड़ेंगे आपको। आपको एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट गुड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। तो जो डिफरेंट गुड्स हैं, जो डिफरेंट वस्तुएँ हैं, उनको आप अलग-अलग तरीके से बाँट सकते हैं। डिफरेंट गुड्स यानी सामाजिक जो गुड्स हैं या जो राजनीतिक गुड्स हैं, आर्थिक गुण हैं, उनको आप अलग-अलग तरीकों से बाँटिए। कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल मत लाइए। वन फिट फॉर ऑल अप्रोच को मत लाइए। इस प्रकार रॉल्स बहुलवादी न्याय क्षेत्र का समर्थन करता है कि आप हर क्षेत्र में एक अलग सिद्धांत लाइए, एक अलग नियम लाइए और इस प्रकार आप प्लूरिस्ट बन जाइए। वाल्जर के न्याय सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि न्याय का कोई विश्वजनीय, यूनिवर्सल या सिंगुलर नियम नहीं हो सकता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के लिए अलग-अलग नियम बनाने पड़ेंगे आपको। हालाँकि न्याय से वाल्जर का तात्पर्य विचरणात्मक न्याय से ही है, लेकिन उसका स्वरूप बहुलवादी है, प्लूरलिस्ट है। वाल्जर के अनुसार एक विशिष्ट समाज में न्याय के सिद्धांत अपने स्वरूप में बहुलवादी होते हैं। विभिन्न सामाजिक वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न कारणों के लिए वितरित होनी चाहिए। तो डिफरेंट गुड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली, यही बात है। विभिन्न सामाजिक वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न कारणों के लिए वितरित होनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न कारणों के लिए वितरित होनी चाहिए। समानता के 2 प्रकार हैं। तो सरल समानता, सिंपल इक्वलिटी, ये आदिम युग में संभव थी। जब हमारी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब तो हम सरल समानता ला सकते थे। लेकिन अब जटिल समस्याओं का समय आ गया है, आधुनिक युग आ गया है, जहाँ पर जो राजनीतिक न्याय है वो सामाजिक न्याय से ओवरलैप करता है और सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय से ओवरलैप करता है। तो हमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग न्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो अब क्या है, जटिल समानता के लिए हमें आरक्षण के अंदर आरक्षण लाना पड़ेगा। मतलब आपने देखा कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी को तो आरक्षण दे दिया, लेकिन क्या वही लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो वास्तव में इसके लिए नीडी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए कम से कम आपको बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन वगैरह तो करना पड़ेगा ना, आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए ना। नॉलेज किसके पास है? जो सरकारी पद पे बैठा हुआ है। तो आपकी जो सीटें हैं वो कौन खा रहा है? जो व्यक्ति सरकारी पोस्ट पर है या जिसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति अच्छी है। लेकिन लोग लड़ किस रहे हैं कि एक सेंटिमेंट लोगों के अंदर है आरक्षण को लेके, जबकि जो वास्तविक लाभ है जिनको चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा है। आप अपने गाँव के उदाहरण देख लीजिए, अपने शहर का उदाहरण देख लीजिए, कितने लोग अपने गाँव में जाइए, कितने लोग आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। तो आपको मुश्किल से 1-2 लोग मिलेंगे, वो भी गिनती के लोग मिलेंगे। तो जो वास्तविक फ़ायदा है वो कौन उठा रहा है? जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी हैसियत है। तो अब आपको ये जो समानता, अब ये जटिल समस्या है। अब आपको जटिल समानता के साथ बढ़ना होगा, तो आपको अब आरक्षण के अंदर आरक्षण देना पड़ेगा। हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल, ये सब चीज़ें कि अब इतनी जो सीटें हैं, जैसे मान लो आपने एससी का कोटा फिक्स कर दिया, फलाना परसेंटेज, या कि हम कहते हैं 10%, ठीक है? तो अब वहाँ पर भी जो 5% सीटें हैं, वो एससी महिलाओं को दी जाएँगी, या इस एसटी की जो अलग-अलग समुदाय होते हैं ना, बेसिकली अलग-अलग ट्राइब्स होती हैं, तो इन ट्राइब्स के लिए तो आप आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए, ऐसा इनका मानना है। जटिल समानता की स्थापना पूंजीवादी व्यवस्था में संभव नहीं है। इसके लिए बहुलवाद पर आधारित विकेंद्रित लोकतांत्रिक समाजवाद का होना आवश्यक है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना ज़रूरी है।
वाल्जर सहभागी समाज यानी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पद का प्रयोग करता है, जो समाज की बुनियादी विशेषता को बताने वाले व्यवहारों और संस्थाओं में अभिव्यक्त होती है। साथ ही यह सांस्कृतिक व्याख्या से जुड़ी अवधारणा है। यह जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की मांग को पूरी करती है। जहां रॉल्स अधिकारों पर बल देता है, वहीं वाल्जर कर्तव्यों पर बल देता है। तो जो वाल्जर है ये कर्तव्यों पर बल देता है, जबकि जो रॉल्स है ये अधिकारों पर बल देता है। तो स्वतंत्रवादी F.A. हैक का न्याय सिद्धांत, तो उनकी बुक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, 1976 में आती है। सामाजिक न्याय मृग तृष्णा है। तो आप सामाजिक न्याय देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो मृग तृष्णा की तरह होता है। आप सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस आपको आप सभी को दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ऐसा किया कि आपने सबको समान कर दिया। जो गरीब था उसे संपत्ति लेके सब में बांट दिया, और जो अमीर था उसे संपत्ति लेके आपने सब में बांट दिया, और टोटल एक इक्वल समाज बना दिया, सबको 1 लाख रुपए दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस 1 लाख का उपयोग करके इन्वेस्ट करेंगे कहीं और अच्छा अपना बिजनेस करा लेंगे, फिर से बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका उपयोग जुआ खेलने में, शराब पीने में, इन सब चीजों में लगा देंगे और उस 1 लाख रुपए को नष्ट कर देंगे, तो फिर से वो उसी स्थिति में चले जाएंगे। तो सामाजिक न्याय क्या है? एक मरीज क्या है? एक एक मृग तृष्णा है। इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। एक प्रक्रियात्मक न्याय का कट्टर समर्थक है, इसलिए वह कहता है कि सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है। यह एक मरीचिका है, मृग मरीचिका। राज्य केवल समता की रक्षा करे, समानता व सामाजिक कल्याण का विचार त्याग दे। तो राज्य केवल मिनिमम काम करे, समता की रक्षा करे, बस बाकी जो सामाजिक व समानता का काम है ये छोड़ दे उसको। जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है। फ्री एक्सचेंज इज फेयर एक्सचेंज। जो स्वतंत्र विनिमय यानी कि राज्य का इंटरफियर नहीं है, जहां पर वहीं पर एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या फेयर एक्सचेंज हो सकता है। अगर राज्य ने हस्तक्षेप कर दिया फिर तो वो फेयर रह नहीं जाएगा, वो बायस्ड हो जाएगा। अन्याय व दुर्भाग्य में अंतर होता है। अन्याय का तात्पर्य है जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना। अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। अन्याय क्या है? जब आप लोग जानबूझकर किसी के साथ भेद कर रहे हैं। आप कोई एससी या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके साथ जानबूझकर आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये तो अन्याय हो गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य क्या है? यह दूर हो सकता है, यह दूर हो सकता है। आप इसको अन्याय को दूर कर सकते हैं। आप नियम लाके, कानून लाके अन्याय को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जबकि दुर्भाग्य व्यक्ति की योग्यता व कार्यों से निर्धारित होता है, इसे दूर नहीं किया जा सकता। तो दुर्भाग्य क्या है कि आपने 1 लाख रुपए आपको मिला और आपने जुआ सट्टा में लगा दिया, या आपने ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया जहां पर आपको घाटा हो गया, तो ये दुर्भाग्य है। अब इसमें राज्य कहां से बार बार आपको देगा? ये बात होती है। फिर सोशल चंद्रवादी रॉबर्ट नॉजिक का अधिकारिता सिद्धांत यानी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये किसकी है? रॉबर्ट नॉजिक की, और ये भी लिबर्टेरियन थिंकर है। तो नॉजिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में आई थी, अराजकता, राज्यवा, कल्पना, लोक में न्याय का अधिकारिता सिद्धांत या हकदारी सिद्धांत, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस को दी। बेसिकली नॉजिक भी रॉल्स के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर रहा। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1970 में बुक आई थी, 1974 में। रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में आई थी, का स्वतंत्रवादी जवाब था। ये जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स है। जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा लेख लिखा था नॉजिक ने, उसमें ये चीजें उसने मेंशन की। नॉजिक भी लाक से प्रभावित है। नॉजिक भी लाक से प्रभावित है। वह लाक से व्यक्तिवाद व संपत्ति संबंधी अधिकार की संकल्पना ग्रहण करता है। तो वो लाक से क्या लेता है? इंडिविजुअलिज्म कॉन्सेप्ट लेता है। और संपत्ति के बारे में लॉक ने कहा था कि एक व्यक्ति को अगर, हमने देखा था कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत यानी कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन पर अपना खून पसीना बहा के, अपना श्रम लगा के उसमें उत्पादन कर लेता है या उसे बड़ा लगा लेता है, उस पर उत्पादन करता है, तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। वही है श्रम सिद्धांत। और अपने श्रम के दम पर वो कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। लेकिन जो लॉक है वो एक सिद्धांत देता है कि आप कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ दें। एक तो पहला नियम। दूसरा, आप संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे। और जो तीसरा है वो आप न्यायपूर्ण हस्तांतरण करेंगे, या किसी से चोरी झपटी से आप किसी को धोखा देकर संपत्ति नहीं लेंगे। यही बात है। तो आगे चल के नॉजिक भी इसी चीज को मानता है कि आप जो संपत्ति है, कितनी भी संपत्ति आप रख सकते हैं। नॉजिक भी ऐसा कहता है, लेकिन एक शर्त है आपके ऊपर। एक शर्त ये है, क्या है? कि आप दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ दें। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई कुआं है, रेगिस्तान में कोई कुआं है और उस पर कब्जा कर लेता है और एक बोतल 10 रुपए पानी बेचता है, इससे जो दूसरे लोग हैं उनकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, उनकी स्थिति पहले से गड़बड़ हो जाती है। ये रॉल्स इसका विरोध करता है। लेकिन आप कोई कोरोना का टीका बना ले, कोई बड़ी दवाई बना ले और उसे आप 1 लाख में बेचें, उससे
रॉल्स को मतलब नहीं है, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति में कोई गिरावट नहीं आ रही, जो पूर्व की स्थिति है उनकी स्थिति सुधर ही रही है, ये भी बात है। नॉजिक भी लॉक से प्रभावित है। फिर नॉजिक ने 18वीं सदी के दार्शनिक सैमुअल कांट के व्यक्तिगत उल्लंघनीयता यानी इंडिविजुअल इनवाल्युबिलिटी के सिद्धांत को अपनाया। नॉजिक दावा करते हैं कि दूसरों के अधिकार हमारे कार्य में अवरोध पैदा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास आत्म स्वामित्व यानी सेल्फ ऑनरशिप का आधार है, जिसका उपयोग व्यक्ति का संसाधनों के रूप में कुछ को प्राप्त करने के या साधन के रूप में कुछ नहीं किया जाना चाहिए। नॉजिक का राज्य अत्यल्प है यानी मिनिमल स्टेट है, जो केवल रातप्रहरी राज्य है। रॉल्स का राज्य वितरणात्मक राज्य है और अतः वह व्यापक राज्य है। तो रॉल्स का जो राज्य है वो व्यापक राज्य है, जबकि जो नॉजिक है उसका राज्य केवल रातप्रहरी है यानी नाइट वॉचमैन स्टेट है। न्याय का साध्य मूलक या द रिजल्ट या ऐतिहासिक सिद्धांत हिस्टोरिकल थ्योरी। नॉजिक अरस्तु, रूसो, उपयोगितावादियों, बेंथम, रॉल्स के न्याय सिद्धांतों को साध्य मूलक न्याय सिद्धांत कहता है। इंड रिजल्ट जो जस्टिस थ्योरी उसको कहता है। ये विचारक संपत्ति के उत्पादन पर विचार नहीं करते बल्कि संपत्ति के वितरण को केंद्रीय समस्या मानते हैं। ये उत्पादन के परिणाम देखते हैं, न कि उत्पादन की प्रक्रिया को देखते हैं। अरस्तु वितरण का आधार योग्यता को मानता है, रूसो सामान्य हित को यानी जनरल विल को या कॉमन गुड को, उपयोगितावादी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को, जबकि रॉल्स हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ हो, ये वितरण के सिद्धांत को मानता है। इस प्रकार ये संपत्ति का उत्पादन कैसे हुआ इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि संपत्ति का वितरण कैसे हो इस पर ध्यान देते हैं। संपत्ति कैसे बनी इस पर उनका कोई नहीं, संपत्ति पैदा तो हो गई है, वो उसको बांटे कैसे इस पर उनका सारा फोकस रहता है। ये सिर्फ अंतिम परिणाम इंड रिजल्ट देखते हैं, जबकि नॉजिक संपत्ति की उत्पादन व वितरण अंतर संबंधित मानता है, यानी जो संपत्ति का जो उत्पादन हुआ है और जो उसका वितरण होगा इस प्रकार से वो आपस में इंटर रिलेटेड है। संपत्ति के वितरण व पुनर्वितरण के उसके उत्पादन का इतिहास भी देखना चाहिए। जब हम संपत्ति को वितरित करें या पुनर्वितरित करें तो उस समय हमें इतिहास भी देखना चाहिए कि इसमें किसने अपनी मेहनत की है, किसने अपना श्रम लगाया है। इसका तात्पर्य है कि अतीत में वह संपत्ति न्यायोचित तरीके से उत्पन्न हुई है या नहीं, या आपने जो संपत्ति है वो फेयर प्रोसेस के तहत अधिग्रहण की है या नहीं, आपने किसी से जोर जबरदस्ती में छीने झपटी से तो नहीं ले ली है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है, उसको भी देखा जाना चाहिए। अगर अतीत में संपत्ति का अधिग्रहण व हस्तांतरण न्यायोचित तरीके से हुआ है तो उसका वितरण और स्वामित्व सही है। तो अगर आपके दादा परदादा ने संपत्ति को सही तरीके से या लीगल वैध तरीके से अपने पास रखा है, तो अगर उसका हस्तांतरण वो कर रहे हैं या आपको दे रहे हैं वसीयत में तो वो सही है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया है तो फिर वो सही नहीं। इस प्रकार नॉजिक न्याय के अपने हकदारी सिद्धांत को न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहता है। हिस्ट्री में संपत्ति कैसे हमारे पास आई वो भी मायने रखता है। न्याय के दो तरह के सिद्धांत है, पहला है साध्य मूलक सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक सिद्धांत। साध्य मूलक सिद्धांत या बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित है कि आप इन रिजल्ट पर फोकस कीजिए, आप वितरण पर फोकस कीजिए, आप लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस इंश्योर कीजिए। नॉजिक इसका घोर आलोचक। ऐतिहासिक सिद्धांत तो इसमें न्याय का हकदारी सिद्धांत या आत्म का सिद्धांत आता है, दूसरा न्याय का अधिकारिकता सिद्धांत इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस आती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध बास्केट खिलाड़ी बिल चैम्बरलेन, तो इसमें इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस हमने बिल चैम्बरलेन के बारे में पढ़ा भी था कि वो बेसिकली वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी था और वो टैक्स देने से मना कर देता है जो उसने संपत्ति कमाई थी उस पर। और वो ये तर्क देता है कि जब मैं बचपन में फटे हाल था, मैं फटे जूते पहनकर दौड़ने जाता था, कभी-कभी भूखा रहता था, कभी-कभी मुझे छत नहीं मिलती थी तो मैं मैदान में ही सो जाता था। तब तो राजा मेरे पास नहीं आया कि ले भाई तू कपड़े ले ले, ले भाई तू अच्छा घर ले ले, ले भाई तू अच्छे जूते ले ले और दौड़। अब मैं जब मैंने मेहनत की, पसीना बहाया और मैं एक ऐसा योग्य बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गया कि मैं अपने खेल को मेरे खेल का मजा लेने के लिए लोग पैसा देते हैं, अगर मैं उनसे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ तो उस चीज पर मैं टैक्स क्यों दूं? लोगों के पास ऐसा तो नहीं है कि विकल्प नहीं है, वो उस 10 रुपए का उपयोग सिनेमा देखने में कर सकते हैं, कुल्फी खाने में कर सकते हैं, किसी भी काम को करने में कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरा ही खेल देखने में मजा आता है और उसमें 10 रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो इसमें राज्य का क्या ही हक है? वो ये बात बोलता है। और न्याय का पात्रता या योग्यता का सिद्धांत कि आप जितने योग्य होंगे उस हिसाब से आपको पद, सम्मान या अधिकार दिए जाएंगे। इन तीनों सिद्धांतों का तात्पर्य है जिस व्यक्ति ने अपनी योग्यता से धन कमाया है उस धन पर उस व्यक्ति का पूरा हक या अधिकार है। सरकार समाज कल्याण के नाम पर उससे वह धन अधिग्रहित या छीन नहीं सकती। कुल मिला के बात इतनी।
नाजी के ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत की 3 मान्यताएं हैं। पहला, न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत, यानी व्यक्ति अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल कर जितना चाहे धन कमा सकता है। आप अपनी योग्यता, अपने श्रम के माध्यम से कितना भी धन कमा सकते हैं। न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, यानी सही तरीके से कमाए गए धन का व्यक्ति जिसे चाहे हस्तांतरण कर सकता है। तो अगर आपने न्यायपूर्ण अधिग्रहण किया है तो उसका आपका हस्तांतरण किसी को भी कर सकते हैं। ये बाधा नहीं है कि आप कैसे उसका वितरण करते हैं, ये आप पे बाधा नहीं, आप किसी भी तरीके से उसको बांट सकते हैं। फिर न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत। फिर अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत, अगर किसी व्यक्ति ने अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमाया है तो उसका प्रतिकार किया जा सकता है, उसे सरकार द्वारा छीना जा सकता है, अर्थात उसका परिष्कार या सुधार हो सकता है। तो अगर आपके दादा परदादाओं ने किसी के भी गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है और उनकी जो संपत्ति है उसको खारिज भी किया जा सकता है। इस प्रकार नाजिक ने न्यायपूर्ण वितरण का सूत्र क्या बनाता है कि हर एक से उतना जितना वह देना चाहे तथा हर एक को उतना जितना उसे कोई देना चाहे, जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन। जिसका अर्थ है नॉजिक अहस्तक्षेपवादी लेसा फेयर स्टेट, वह नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थक है, वह कल्याणकारी राज्य का वो आलोचक है। फिर पूंजीवादी राज्य का समर्थक होने के कारण नॉजिक व्यक्ति को राज्य का क्लाइंट कहता है कि जिस प्रकार किसी कंपनी का क्लाइंट होता है वैसे हम भी जो इंडिविजुअल हैं वो राज्य के क्लाइंट हैं और राज्य अपनी सुविधाएं दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, उसका पैसा तो ले ले लेकिन लोक कल्याण के लिए हमसे पैसा ना ले। जो सुरक्षा के बदले टैक्स देता है। राज्य को पुनर्वितरण का अधिकार नहीं है। दूसरों के कल्याण के लिए राज्य को जो करारोपण करना पड़ता है, नाजिक उसे बाध्यकारी श्रम, फोर्स लेबर कहता है कि आप हमसे फोर्स लेबर करवा रहे हो, बिन चिंबल ले, मैं क्यों दूं भाई पैसा, मैं दूसरों के हित के लिए अब अपना पैसा क्यों दूं, ये बात है। ये एक प्रकार का फोर्स लेबर है। नाजिक समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न विनाशकारी है। उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, अब आप उसे वितरण के स्तर पर अगर बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत है। नाजिक के विचार स्वार्थ मूलक व्यक्तिवाद से साम्यता रखते हैं, यानी पजेसिव इंडिविजुअलिज्म से साम्यता रखते हैं। हमने जब हॉब्स को पढ़ा था तब इसके बारे में पढ़ा था कि एक व्यक्ति कितनी भी संपत्ति कमा सकता है या एक व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर पूरा हक होता है। सत्वमूलक व्यक्तिवाद से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने शारीरिक और क्षमताओं का स्वामी है और इसके लिए वह समाज का ऋणी नहीं है। तो एक व्यक्ति ने जो भी अपनी क्षमताएं पाई हैं या जो दुनिया में धन कमाया है वो अपने आप से कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है और वो समाज का ऋणी नहीं है। बुक क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कोलन हॉब्स टू लॉक, ये 1965 में आती है। टीवी मैकफर्सन की ये बुक है, इसको याद रखिएगा। फिर नाजिक के न्याय संबंधी जो नाजिक के न्याय सिद्धांत है उससे संबंधित शब्दावलियां, तो आत्म स्वामित्व का तर्क यानी आर्गुमेंट ऑफ सेल्फ ऑनरशिप। व्यक्ति अपने शरीर, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता व अपने श्रम का स्वामी। व्यक्ति स्वयं में साध्य है, एक व्यक्ति अपने आप में इंड है। राज्य दूसरे व्यक्ति उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और राज्य ऐसा ना करे जो व्यक्ति स्वयं में साध्य है उसे एक टूल की तरह यूज करे, बिल चैम्बरलेन को टूल की तरह यूज करे जो दूसरे लोग हैं उनकी भलाई करने के लिए। लॉकियन शर्त या लॉकियन प्रोविजो, लॉकियन परंतु, तो लॉक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के तहत जब सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करता है तो वह यह शर्त लगाता है कि ऐसा करते समय दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में संपत्ति छोड़ देनी चाहिए। नाजिक इसे थोड़ा बदल देता है। उसके अनुसार सार्वजनिक संपत्ति के अधिग्रहण के समय वह यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे दूसरे की स्थिति पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। बिन चैम्बरलेन का तर्क तो हमने समझा दिया है इसको। फिर न्यूनतम या अल्पज्ञ राज्य, मिनिमल स्टेट, यह रात प्रहरी स्टेट है, यानी कि नाइट वॉचमैन स्टेट है, यानी केवल आपको ये सुरक्षा देगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देगा, ये कल्याणकारी काम तो करेगा ही नहीं। राज्य का निर्माण अधिष्ठान की प्रक्रिया से हुआ है। और डेजर्ट क्या है? उचित रूप से लायक को पुरस्कार, तो जो जितनी योग्यता रखता है उसको उस हिसाब से पद सम्मान दे दिया जाए। थॉमस पोगे ये वैश्विक न्याय की बात करता है। वैश्विक न्याय के समकालीन समझ रॉल्स की पुस्तक द लॉ ऑफ द पीपल 1993 में आती है से प्रभावित है। इस पुस्तक में रॉल्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया, लेकिन थॉमस पोगे ने रॉल्स की आलोचना यह कहकर किया कि रॉल्स वैश्विक न्याय में भेद मूलक सिद्धांत को नकार देता है, यानी कि डिफरेंस प्रिंसिपल को नकार देता है और सभी राज्य को ही समान कर देता है कि अब इंटरनेशनल रिलेशन में सभी राज्य समान होंगे। वो ऐसे राज्य जो कम
आर्थिक संसाधन वाले हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात ये नहीं करता है। फिर नैन्सी फ्रेजर, तो ये न्याय का एकीकृत सिद्धांत देते हैं। पुस्तक क्या है? जस्टिस इंटरप्टेड। नैन्सी फ्रेजर ने न्याय के सिद्धांत का अध्ययन उत्तर समाजवाद या वैश्वीकरण के दौर में किया। उनका मानना है कि राल्फ डार्किन व अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत अपर्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पुस्तक जस्टिस इंटरप्टेड में न्याय का एक वैश्विक आधार प्रस्तुत ये करती हैं। तो फ्रेजर के अनुसार न्याय का प्रमुख कार्य पुनर्वितरण है तथा इसके लिए समूहों और व्यक्तियों की सही मान्यता की आवश्यकता है। न्याय में मान्यता की आवश्यकता फ्रेजर का मौलिक विचार है। न्याय में मान्यता की आवश्यकता, मान्यता की राजनीति। तो न्याय के एकीकृत सिद्धांत में नैन्सी फ्रेजर 3 प्रकार की राजनीति की बात करती हैं। मान्यता की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो आज जो सारा मुद्दा है वो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की है। हर हिंदू धर्म अलग मान्यता की राजनीति करता है, मुस्लिम धर्म अलग, फिर अलग अलग जातियां हैं वो अलग अलग अपनी मान्यता की राजनीति करती हैं। तो 1990 के पहले तक ऐसी कोई मान्यता की राजनीति थी नहीं पटल पर। क्यों? क्योंकि 2 लोग विचारधारा में बटे हुए थे, लोग साम्यवादी विचारधारा और लोग कैपिटलिस्ट विचारधारा में बटे हुए थे। लेकिन जब से साम्यवाद का पतन हुआ तो लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी खोजना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से मान्यता की राजनीति आती है। फिर पुनर्वितरण की राजनीति तो ये साम्यवाद से रिलेटेड है, साम्यवाद या समाजवाद से रिलेटेड है। और प्रतिनिधित्व की राजनीति उदारवाद से रिलेटेड है। बिल किमलिका न्याय का समूह सिद्धांत देते हैं। तो बिल किमलिका न्याय का समूह सिद्धांत दिया है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को उदारवादी चिंतन के व्यक्तिवादी दर्शन से जोड़ने का प्रयास किया गया। वह यह मानता है कि अल्पसंख्यक समूहों को राज्य से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बहुसंख्यकों की तुलना से कम संरक्षित होते हैं। तो अल्पसंख्यक समूहों को राज्य से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो कम सुरक्षित होते हैं या कम उनको संरक्षण मिलता है। इसलिए किमलिका ने एक उदारवादी मॉडल भी बनाया है जिससे समूह के अधिकारों को समझा जा सकता है। कनाडा की सरकार ने इसी मॉडल पर आधारित अल्पसंख्यकों के लिए नीतियां बनाई हैं। किमलिका अच्छे व बुरे अल्पसंख्यक अधिकारों में अंतर करती हैं। तो बुरे अल्पसंख्यक अधिकार हैं, अधिकारों को सीमित करते हों। जो बुरे अल्पसंख्यक अधिकार हैं वो अधिकारों को सीमित करते हैं, लेकिन अच्छे जो अल्पसंख्यक अधिकार है वो व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। जब हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ेंगे, वहां पर बिल किमलिका को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। अर्नोल्ड ब्रेख्ट ये वस्तुओं की प्रकृति के बारे में बोलते हैं। अर्नोल्ड ब्रेख्ट ने न्याय को वस्तुओं की प्रकृति की तरह मानव की शाश्वत प्रकृति माना है। मनुष्य के न्याय संबंधी विचारों और भावनाओं में ऐसे शाश्वत तत्व हैं जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञात किया जाता है। इसी कारण वह उसे परम मूल्य के रूप में शाश्वत वरीयता देता है। इसको वह कार्यकारी प्रकल्पना या परिकल्पना कहता है। फिर ब्रेख्ट ने न्याय की न्यूनतम परिभाषा में 5 आवश्यक सिद्धांत दिए। तो उसमें पहला है वस्तुनिष्ठ सत्य, दूसरा है समान प्रणाली के तहत समान उपचार, तीसरा है मूल्य प्रणाली की व्यापकता, चौथा है स्वीकृत प्रणाली की आवश्यकताओं से परे स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना, और 5वां है प्रकृति की आवश्यकताओं के लिए सम्मान। अब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जो परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना को मिलाकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करता। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और पढ़ेंगे दोस्तों, जब डॉक्टर अम्बेडकर एज ए थिंकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको आप दिमाग में रखिए कि बेसिकली वो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना को मिलाकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण किया जाए। तो न्याय संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आती है, जॉन रॉल्स की है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में आती है, रॉबर्ट नॉजी की है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1976 में आती है, हैयक की है। स्पीयर ऑफ जस्टिस 1983 में आती है, माइकल वाल्जर की है। जेंडर जस्टिस एंड फैमिली 1989 में आती है, सुजान मोलर ओकिन की है। जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस ये 1990 में आती है, आरिस मेरियम यंग की है। इक्वल जस्टिस ये 1993 में आती है, एरिक रिकोस्की की है। और आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में आती है, अमर्त्य सेन की। अन्य पुस्तकें डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में आती है, अमर्त्य सेन की पुस्तक। आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005 में आती है, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। फिर आइडिया ऑफ इंडिया ये 1997 में आती है, सुनील खिलनानी की पुस्तक है। द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया 2009 में आती है, मेघनाथ देसाई की है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम शशि थरूर की है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा। और इंडिया आफ्टर गांधी ये रामजद गुहा की पुस्तक